नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैट एएनएस लाइब्रेरी में। और आज फिर से एक बहुत ही बेहतरीन किताब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किताब बहुत इंटरेस्टिंग है और इस बार इंडियन राइटर की किताब है जिसका नाम है द फॉरएवर स्टूडेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब इसलिए है क्योंकि हम सब जीवन भर हमेशा स्टूडेंट रहते हैं। स्टे हंग्री स्टे फुलिश का जो नारा है कि आप हमेशा सीखते रहिए कुछ कुछ, तो आप अलाइव रहते हैं, वरना वर्चुअली आप खत्म हो जाते हैं कि जिस दिन आपने सीखना बंद किया तो उस दिन आप फिनिश हो जाते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या किसी भी सोशल वर्ल्ड में हो, वो जारी रहनी चाहिए। ये किताब उसी पर लिखी गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है जो हम हमेशा की तरह रजा खान के साथ डिस्कस करेंगे। रजा भाई किताब लेके आ गए हैं। रजा भाई दिखाइए भाई क्या बुक है, जो थोड़ा कवर होगा तो हम लोग समझे कि आज आप इंडियन राइटर की किताब लेके आ गए हैं। नीरज जी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये, द फॉरएवर स्टूडेंट अजय पुरी साहब की। और इसलिए हमारे दिल के थोड़ा क्लोज है बुक ये, कि अजय पुरी साहब के साथ से हमने काम किया हुआ है भारतीय एयरटेल में। और एयरटेल में बहुत सीनियर लेवल पे अलग अलग सीईओ पीओ ऑपरेशन निदेशक अलग अलग सीनियर लेवल पे अजय साहब काम कर चुके हैं। तो उन्होंने किताब लिखी थी, तो जब मैंने किताब के बारे में सुना, उनसे मैं मिलने गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भाई किताब लिखी हुई है। जब उन्होंने प्रेज़ेंट की मुझे, द फॉरएवर स्टूडेंट, मैं पढ़ना चालू किया। और अभी तक जब भी हम देखिए फाइनेंस, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट वो करते थे, ये बुक नीरज जी आपकी मेरी नॉर्मल जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा उसकी कहानी है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज़ अ लेसन ऑन लीडरशिप लाइफ इन ह्यूमन, ये लिखा है इन्होंने बुक में। हम्म। It's a very interesting story. It's not a story, it's a real life example. And the best thing about this book is कि अजय पुरी साहब जो रिटायर हो चुके हैं अब, सीनियर लेवल पे कॉर्पोरेट में काम, उन्होंने उस अजय पुरी को लिखा है, जो 20-21 साल की उम्र में पहले दिन नौकरी जॉइन की है इसने। इट्स और काम अबाउट कर रहा है। जर्नी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट द जर्नी। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ वो उसको बता रहे हैं कि यार मैंने जो-जो किया है, जिसमें कोई अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, ये लेसन है तुम्हारे लिए कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उसके बारे में बुक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इसका जैसे हम आगे चैप्टर में जाएँगे। तो रजा साहब उनको पहचानते हैं आप जो आपके साथ स्क्रीन में है? नीरज जी क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया, ये तो हमारे पुराने सीनियर हैं, अजय पुरी साहब हैं। अजय अजय बॉस, नमस्कार। तो मैंने ये सोचा कि जब आप इंडियन राइटर की अपने एक्स बॉस की कलीग की बुक को रिव्यू कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको ढूंढ लिया जाए। और मैंने आपको ये बताया था कि मैं ढूंढ लूंगा। बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है हमारे लिए ये तो। देखिए फॉरेन में जो होते हैं उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये तो गुड़गांव में, दिल्ली में है, तो मैंने सोचा अजय पुरी सर को भी लेके आए। और एक लेखक और एक रिव्यूअर और एक दर्शक, क्या बात है, क्या मजा आएगा किताब सुनने में। तो बिल्कुल, अजय एब्सोल्यूट। सर के बारे में बता दूं कि अजय सर का बहुत लंबा कॉर्पोरेट लीडरशिप की हिस्ट्री है। मोर देन 2 डिकेड्स भारतीय एयरटेल में ऑपरेशंस को हेड किया, अलग अलग पोजीशंस में बहुत बड़े बड़े काम किए और पूरी जर्नी को उन्होंने इस किताब में हमारे लिए समेटा है। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि पहले तो हम और अजय ही मिलके रजा मिलके कुछ कुछ करते रहते थे। तो आज आप भी जुड़े तो ये एक और बड़ा एक्सपीरियंस होगा हम लोग के साथ कि राइटर भी बैठा है। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में जो होते हैं ना, हम लोग राइटर से पूछ नहीं पाते थे कि यार ये क्यों लिखा आपने। आज मैं पूछूंगा कि ये लिखा क्यों आपने। तो रजा भाई अब शुरुआत की जाए किताब की। हाँ जी। सो इसमें नीरज जी जैसे मैंने आपको बताया, 2 चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं कि अजय बॉस सामने बैठे हुए करके मैं बात कर रहा हूँ ये। वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स यू विल कम अक्रॉस इन योर लाइफ, एक्सट्रीमली हम्बल, एक्सट्रीमली डायरेक्ट, काम करने में इतना मज़ा आता था हमको अजय जी के साथ में, कि जो जर्नी थी ना हमारी भारतीय एयरटेल की, भारतीय ग्रुप की, वो बहुत ही मज़ेदार रही है। बुक नीरज जी जब मैंने पढ़ी है, जो मैंने आपको बताया कि यंग अजय को अजय बॉस ने लिखा हुआ है, आपको ये लगेगा बिल्कुल जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तो मेरे लाइफ में हुआ है यार। मैंने बहुत रगड़ के काम किया, बहुत मेहनत करके काम किया। क्या करना चाहिए था? मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन फैमिली को सैक्रिफाइस करके, हेल्थ को सैक्रिफाइस करके क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में नीरज बॉस ने अजय बॉस ने बताया हुआ है इस बुक में। उन्होंने बताया हुआ है कि भाई कैसे जो कॉलीग्स के बीच में मोराल जो है कैसे उसको बूस्ट किया जाए, वो एक टीम बना के रखा।
छोटी से छोटी को आप कम कर टीम आपके साथ है, बिल्कुल डाई हार्ड एटीट्यूड लेकर के काम कर रही है। हाउ यू हैव टू बी हम्बल, हाउ यू हैव टू आल्सो बी स्पिरिचुअल बिकॉज़ इन योर जर्नी, कॉर्पोरेट जर्नी आप कॉर्पोरेट में बिज़ी रहते हैं। प्रॉफिट आपका क्या रहता है? टारगेट, प्रॉफिट, ग्रो, हुँ। एक्सप्लोरेशन। आप ह्यूमन बीइंग कॉलीग्स को ये जनरली मैं ह्यूमन बीइंग्स उनको ये भी मेरे एसेट है कहाँ से कहूँ। इस बुक में नीरज जी, अजय जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है नॉट जस्ट दी कल्चर upbringing, how it affects your career, but your integrity, your spiritual awakening. All these factors, how they are so important in your entire life, not just the corporate life, the entire life. And how family is important, you should not ignore the family, you should not ignore the health. So now, not taking much of the time, हाँ, ये जो हम लोगों ने जब आपने मुझसे शेयर किया कि हम इस पे बात करें, तो जो उसका स्ट्रक्चर मुझे दिखा कि लेटर्स लिख के फॉर्म में लिखे गए ना, कुछ-कुछ लेटर्स हैं, जो शायद अजय जी ने अपने लिए लिखे हैं। yes, तो लेटर 1 जो है कि द लेटर टू द मैन आई वाज़। अजय साहब बताइए क्या है इस लेटर में क्या लिखा आपने? Neeraj, basically, as Raja was saying, the purpose of this book was to uh, ताकि यंग जनरेशन जो है जो एमर्जिंग लीडर्स हैं उनको लाइफ के लेसन्स में और एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और ये केवल प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस नहीं है, ये बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंसेस है। हाउ आप किस तरह से एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। लीडर तो हम सब बन जाते हैं अच्छे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उससे एक अगली पैड़ी है जिसको बोलते हैं ना, अगली अगली सीढ़ी है। तो इस बुक में मैंने वही कोशिश की है कि किस तरह से आप अच्छा इंसान बने। इसमें इसीलिए मैंने तीनों चीज़ों का समन्वय किया है। प्रोफेशनल लेसन्स, लीडरशिप लेसन्स, पर्सनल लाइफ के लेसन्स और कुछ जो मेरी रीसेंट जर्नी हुई है ऑन द स्पिरिचुअल पाथ एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री, हाउ डज वो कैसे आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, वही मेरा एक पर्पस है। जो पहला लेसन आपने बात की है वो बेसिकली ये बताता है कि मैंने जिंदगी कहाँ से शुरू की। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से शुरू की। फादर वाज इन द बैंक, मदर वाज हाउसवाइफ और मदर थोड़ा सा घर का फाइनेंशियल डिसिप्लिन ठीक करने के लिए थोड़ा सा काम भी करती थी, ट्यूशंस करती थी एंड बाकी काम करती थी। हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी बाहर का काम करना, बैंक में जाना। रोज़ सुबह 8 किलोमीटर वॉक करते थे, शाम को 8 किलोमीटर वॉक करते थे फिर से। और बहुत हम्बलिंग रियलिटी है। लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये जो मेरे बगल से गाड़ी निकल गई, वो उसको क्या भगवान ने गाड़ी क्यों दे दी, मुझे क्यों नहीं दी? उनको कभी ये नहीं था। तो बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छी सोच थी। बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ़ थी। माँ माँ ने भी इसी तरह से बहुत डिसिप्लिन लाइफ की। उनका एक ही पर्पस था कि मेरे दोनों बेटे अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा करियर करें, अब अच्छा इंसान बन जाएँ। तो हमारी जो घर की अपब्रिंगिंग हुई है, वो मेरी किताब में मेरा सबसे पहला लेसन है कि वो किस तरह से यूनिवर्सिटी और स्कूल जाने से पहले आपकी एजुकेशन शुरू हो जाती है हुँ। और आपकी सक्सेस आने से पहले आपकी सक्सेस की फाउंडेशन कहीं और बन जाती है। तो ये वही लेसन है। और फिर उसके बाद इस लेसन में लेटर में मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ कि किस ढंग से मैंने अपनी पहली जॉब की, किस ढंग से मेरे को यू नो आगे बढ़ा मैं, किस ढंग से कई चैलेंजेस आए। लेकिन प करियर में एक ही चीज़ का मंत्र था, एक ही मंत्र जो काम आया कि योर सिंसियरिटी, योर हार्ड वर्क, योर पैशन, आपकी कमिटमेंट, आपका करेज और आपकी कन्विक्शन आपके साथ रहती है। और उसमें अगर आप ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड का सॉस डाल दें, ये दोनों को कंबाइन कर दें, तो बस एक बहुत बड़ी आपकी इनर स्ट्रेंथ बन जाती है, जो आपको हर जगह ले जाती है, जो आपको ऐसी ऊँचाइयों पे ले जाती है, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर शायद नहीं ले जा सकते। हुँ, हुँ। तो वही है वो लेटर। तो रज़ा एक चीज़ बताओ, आपने तो पूरी किताब पढ़ी है। हाँ जो लेटर फॉर्म में लिखा गया है, तो 2 अलग दुनिया होती हैं। एक जो भी अजय सर कह रहे हैं कि हम लोग अपनी लाइफ़ में स्कूलिंग, घर की स्कूलिंग सबसे बड़ी होती है क्योंकि आप 16 घंटे घर में गुज़ारते हैं और अपने माँ-बाप से बिल्कुल, सीखते हैं। बिल्कुल। फिर जब आप कॉर्पोरेट में जैसे आप
अपना थंब इम्प्रेशन डाल के कमरे के अंदर जाते हैं अपने ऑफिस के, दुनिया बदल जाती है एकदम। तो वो जो ट्रांसफॉर्मिंग बिहेवियर है, आपने भी जो कि बहुत लंबा कॉर्पोरेट करियर किया है, तो इस किताब को पढ़ के आप कैसे इससे जोड़ते हैं अपने आप को, और इस किताब ने आपको क्या बताया? नीरज जी बहुत क्लोजली जुड़ गया मैं इस किताब से। जब मैंने पढ़ा तो इतना स्मूथ है, इतनी स्मूथ बुक है, हर चैप्टर में लाइफ की लर्निंग है कि लिप आप खुद जी चुके हैं वो। और जैसे इसमें आपको बताऊं मैं, जैसे अजय जी ने इसमें किताब में लिखा हुआ है, 2-3 चीजें मुझे जो बहुत क्लोज टू माय हार्ट थी, कि जैसे इन्होंने बोला कि भाई लाइफ की लर्निंग किचन की टेबल से चालू होती है, एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट सीएफओ इज योर मदर। ट्रू। फादर उनको घर का खर्चा दे रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं खर्च पूरा, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं हो रही है। उसके बाद भी अगर आपकी कोई जरूरत है तो उनके गुल्लक में पैसे पड़े हुए हैं जो निकाल के आपको दे रही थी माँ। मतलब शी इज द बेस्ट सीएफओ, शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग। आप ये लर्निंग जो है आपको वो घर में आप ले रहे हो, हम्म। उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हो, बट आप उस चीज को वैल्यू नहीं कर रहे हो। आप वहाँ सीएफओ बड़ी पोस्ट पे बैठा है, तो बोलोगे यार सीएफओ है, बहुत नॉलेजेबल है, ये है, लेकिन वो सीएफओ से ज्यादा इंटेलिजेंट सीएफई, वो तो घर में आपको सीएफओ की ट्रेनिंग मिली हुई है। इस टाइप के एग्जाम्पल अजय जी ने इस बुक में जो मेंशन किए हैं, एक बहुत ही मुझे जो वो लगा, इंटरेस्टिंग लगा था। उन्होंने बोला कि बी स्लाइटली सेल्फिश। वो यंग अजय को बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम फ्यूचर लीडर्स को, हम तो खैर पुराने लीडर हो गए, लेकिन जो यंग लीडर्स हैं हमको ये बोल रहे हैं कि बी स्लाइटली सेल्फिश, थिंक अबाउट द फैमिली, थिंक अबाउट योर हेल्थ, थिंक अबाउट योर वेलबींग। डोंट जस्ट थिंक यार कंपनी इज माई लाइफ एंड आई हैव टू गिव एवरीथिंग एंड एवरीथिंग टू कंपनी। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट बात। नीरज जी आप देखिए आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं, स्ट्रेस, मेंटल जो इशू जो चल रहे हैं आके लोगों की जॉब को लेकर के, पीस नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है उन लोगों को, ये सब चीज़ों का कितना अच्छा बैलेंस हो जाता है। ये इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही नहीं, इसमें मेरा फॉर्म क्वेश्चन है, ब्रदर, इसमें मेरा क्वेश्चन है। आज मैं बिल्कुल डेविल्स एडवोकेट की तरह बिहेव करूंगा। हाँ। अजय सर, आप मुझे बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि यू शुड बी सेल्फिश टू योरसेल्फ, क्या इसका ये मतलब है कि आप अपने ऑफिस को 100% नहीं देंगे? सो आपने बहुत अच्छा सवाल किया नीरज जी। लाइफ में 3 और 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इम्बैलेंस हो जाता है गाड़ी का पहिया, गाड़ी का बैलेंस। एक तो प्रोफेशनल सिंसियरिटी, प्रोफेशनल कमिटमेंट, कमिटमेंट टू द कॉज यू नो दैट यू हैव चोज़न टू वर्क फॉर। एक तो वो है, दूसरा आपका अपना हेल्थ है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो बाकी कुछ नहीं डिलीवर हो पाएगा। और तीसरा फैमिली लाइफ है व्हिच गिव्स यू अ कंपोजिट जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करती है। आपके पेरेंट्स, आपकी स्पाउस, आपके बच्चे, आपके नियर डियर वंस, आपके फ्रेंड सर्कल, ये आपकी लाइफ को कंबाइन करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं। आई थिंक मैंने जो कोशिश की है, और एक चौथा जो पहलू है वो है सोसाइटी एट लार्ज। और अगर इसमें मैं पांचवा पहलू जोड़ दूं तो वो है स्पिरिचुअलिटी, द ऑलमाइटी। अब आपको ये पांचों पहलुओं के ऊपर बैलेंस रखना है। आपको अपने काम पे भी 100% देना है जब आप काम पे हैं। जब आप घर आ गए तो आपको घर पे 100% देना है। आपके क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर्स, क्वांटिटी ऑफ टाइम डज नॉट मैटर। आपने किस ढंग से अपने परिवार को, बच्चों को आगे बढ़ाया है, किस ढंग से उनके लिए आपने सोचा है, वो मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आपने कितने घंटे घर में बिताए। इसी तरह से आपने पेरेंट्स के साथ कैसा टाइम बिताया, कितने उनके साथ प्यार से, भाव से काम किया, उनके साथ रहे। उसी तरह से सोसाइटी के लिए आपने क्या किया, क्योंकि सोसाइटी ने हमको इतना कुछ दिया है, हमने उनके लिए वापस क्या किया, ये भी बहुत ज़रूरी है। और फिर आपकी अपनी हेल्थ, क्योंकि जो सबसे बड़ा विक्टिम हो जाता है ये सारी साइकिल में, वो आपकी हेल्थ होती है। तो इसलिए मैंने बोला है कि आप थोड़ा-सा सेल्फिश रहिए, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली को भी आप सब कुछ दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, आप अपने वर्क को भी 100% दे रहे हैं, सोसाइटी को भी थोड़ा बहुत दे रहे हैं, थोड़ा बहुत भगवान से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलमाइटी से। एवरी मॉर्निंग यू सेड शुक्राना, एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग आप बोलते हैं शुक्राना फॉर द डे। लेकिन आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर जाते हैं। तो मैंने वही बोला है कि थोड़ा-सा सेल्फिश रहो। मैंने अपने छोटे 20 साल के अजय को बोला है, और अपनी हेल्थ का शुरू से ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि बाद में जाके एक लगे कि मैंने हेल्थ को इग्नोर कर दिया। तो ये मेरा मंत्र था। दूसरा जो आपने नीरज जी जो रजा ने बताया कि फैमिली वर्च्यूज़, किचन, लर्निंग फ्रॉम द किचन, मैं एक छोटा-सा इंसिडेंस आपको सुनाता हूँ।
हम लोग रोज फादर 5 बजे ऑफिस से निकलते थे, 5 साढ़े 5 बजे 8 किलोमीटर चल के 6 साढ़े 6 तक घर आते थे। और हमारा एक रिचुअल था फैमिली का कि हम चारों जने, मेरे भाई, मैं, मेरी मदर और पापा, हम चारों डिनर एक साथ खाएंगे। खाना किचन में, घर के किचन में खाएंगे। और उन दिनों आपको याद होगा कि घर में कोई महोगनी टेबल्स नहीं होते थे, डाइनिंग टेबल, हम फ्लोर पे ही बैठते थे किचन में। और माँ रोटियां बनाती थी और चपाती बनाती थी बैठ कर ही वो चूल्हे पर। और जो पहली जो रोटी बनती थी उसका पहला निवाला मेरे पिताजी हमेशा तोड़ के माँ के मुंह में डाल देते थे। अब ये बहुत छोटा सा एक्शन है, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसके बहुत बड़े मीनिंग है। इसमें अगर आप देखें तो लर्निंग बहुत बड़ी है। ये दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ लव, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट है किसी की साइलेंट सर्विस का, कि आपने हमारे परिवार को बनाने के लिए कितनी बड़ी सेवा की है। अगर हम इसी को अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ले आए और इसी एक्नॉलेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने जो कोलीग्स हैं, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, शायद हमारे से थोड़े से नीचे ओहदे पर हमारी टीम के मेंबर हैं, अगर हम उनको ये एक्नॉलेजमेंट करते रहें कि आपने आपने इस बिजनेस को बनाने के लिए, हमारे इस कंपनी को बनाने के लिए कितना बड़ा सहयोग किया, आपकी सहयोग बहुत अनमूल्य है। तो अगर ये एक्नॉलेजमेंट इन लाइफ इज सो मच सो पावरफुल, एंड इट ब्रिंग्स द एलिमेंट ऑफ द ग्रैटिट्यूड एंड हम्बलनेस। एंड वही मैंने ये किचन लेसन्स फ्रॉम द किचन टेबल में लिखा है, और यही मेरा वो जवाब था आपका कि बैलेंस ऑफ लाइफ हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। सो मैंने एक, इनफैक्ट मेरा एक चैप्टर है आगे जो राजा बात करेंगे, मिथ ऑफ बैलेंस। मैंने इस मिथ को तोड़ा है। मैंने बोला मिथ, कोई मिथ नहीं होनी, कोई मिथ नहीं, ये मिथ है बहुत बड़ी कि लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। वर्क लाइफ जो है वो फन होना चाहिए, बैलेंस नहीं होना चाहिए। इसमें क्वांटिटी मत देखो, इसमें ये मत करो कि मैं रोज बैलेंस करूंगा 50-50 और 40-60 या 60-40, क्योंकि आप वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगी। आप केवल एक कमिटमेंट कीजिए कि जो भी करूंगा 100% कमिटमेंट से करूंगा। अगर मैं अपने प्रोफेशनल कॉज के लिए काम कर रहा हूँ तो 100% दूंगा। जब घर आ जाऊंगा तो बोर्ड रूम बंद हो जाएगा, फिर मेरे फोन, बोर्ड रूम, मीटिंग सब बंद हो जाएंगे, फिर मैं घर पे टाइम निकालूंगा। वो रिचुअल जो होते हैं ना कि आधा घंटा वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ वॉक करना, बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठना, वीकेंड में मूवी देखना, फ्रीक्वेंट वीकेंड शॉर्ट हॉलीडेज लेना, ये रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक रिचुअल था कि मैं हर सुबह 8 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जरूर जाता था। ऑफिस जाने से पहले उनको आधे घंटे के लिए स्कूल का डाइट्योर करता था, उनको स्कूल छोड़ता था, फिर ऑफिस जाता था। उसमें आधे घंटे में मैं उनसे इतना कुछ बात कर लेता था, इतना कुछ वो बता देते थे, एक्सप्रेस कर देते, और इतना कुछ मैं समझा देता था या बात कर लेता था कि वो लाइफ लेसन, वो मतलब एकदम डायमंड नगेट्स है मेरे लिए। तो वही है कि किस ढंग से मैंने बोला है कि द मैन हु नेवर बिलीव्ड इन द मिथ्स। मिथ्स वैसे सर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही। लाइफ में ना बहुत पैराडॉक्स है। आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉलीवुड में धर्मेंद्र की जो फैमिली है उसमें ये कहा जाता था कि हमेशा वो सनी, बॉबी सबको बोलते थे कि डिनर साथ में करना, रहना साथ में है। बाद में चूंकि जब बहुत बड़ी फैमिली हो गई तो अलग अलग हुए, लेकिन उनका भी रूल ये था कि कुछ भी कर रहे हो डिनर साथ में करना है। और उसको सब ने फॉलो किया। लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरा कैरेक्टर है, मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ। उनका एक डायलॉग आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वो एक दिल्ली में किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि जब आप यंग है और आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ नहीं देखना है। आपका बीपी बढ़ेगा, आपको बुखार होगा तब भी आपको काम करना है, आप बीमार पड़ गए लेकिन फिर भी काम करना है। और ये वर्क लाइफ बैलेंस और घूमने जाना है और पिक्चर देखना है, सब बकवास। सिर्फ काम करो तभी सक्सेस मिलेगी आपको। एक वो भी फ्रेमवर्क है। तो अब चूंकि वो भी सक्सेसफुल है तो उनको भी मैं कुछ नहीं कह सकता। आप भी सक्सेसफुल है तो आपकी बात भी मुझे माननी पड़ेगी। तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, सक्सेस कई बार, मैं, मेरा विचार थोड़ा अलग है, मैं इससे जी। मैं नहीं मानता। और सक्सेस कई बार हम लोग बाहर से देखते हैं, हम्म, लेकिन सक्सेस इज नॉट व्हाट्स योर मनी बैलेंस। सक्सेस ये भी नहीं है कि आपका ओहदा क्या है, आप सीईओ बने कि क्या बने। सक्सेस ये है कि आपकी हैप्पीनेस क्वोशंट कितना बड़ा है, आप कितने खुश हैं अंदर से। और वो खुशी तभी आ सकती है जब लाइफ कंप्लीट हो, जब लाइफ फुलफिल्ड हो,
जब लाइफ के सारे पहलू बैलेंस्ड हो। अब ये नहीं है कि रोज ही आप बैलेंस ढूंढेंगे, अगर आप रोज बैलेंस ढूंढने लग पड़ेंगे तो फिर कब प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ओवरऑल लाइफ में बैलेंस चाहिए, फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, सोसाइटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, प्रोफेशनल पार्ट के लिए ओवरऑल बैलेंस चाहिए। आप एक को इग्नोर करके दूसरे को बनाएंगे तो लाइफ कभी भी फुलफिल नहीं होगी, लाइफ हैप्पीनेस नहीं आएगी, दुनिया को बहुत सक्सेसफुल लगेगा। अजय पुरी, सीईओ ऑफ बिजनेसेस, 40 years ऑफ वेरी एनलाइटेंड कैरियर, दुनिया को बहुत डिफरेंट दिखता है, लेकिन मेरे को ये देखा है कि मैं अंदर से कितना खुश हूँ। क्या मेरे को लगता है कि मैंने कोई गलत काम किए हैं, कोई गिल्ट है मेरे अंदर? अगर नहीं है गिल्ट, मेरे बच्चे अगर बिल्कुल भगवान की दया से ठीक निकले, पढ़ाई अच्छी करी, आज वो मेरे से ज़्यादा एग्जाम्पलरी कैट लाइफ जी रहे हैं। मेरी स्पाउस इज़ हैप्पी, शी इज़ अ वेरी हैप्पी कोश पर्सन, शी इज़ डूइंग हर ओन बिट टू गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड ऑल दैट। अगर वो सब ठीक है, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं सीईओ बन गया। ओके। रजा, जो रिलेटेड टू हमने सामने रखा है, आपने पूरी किताब पढ़ी, एक मुझे एक सवाल है मेरा, उस सवाल को लेकर के आप फिर आगे बढ़िए इसमें। जी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ऑफिसेज में ऐसा एक एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनसेटिस्फाइड। किसी को अप्रेजल नहीं ठीक से मिला, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी को बहुत काम करना पड़ रहा है, किसी को ये लग रहा है मेरे पड़ोस वाले को, लड़के को ज्यादा भाव मिलता है। इस कल्चर को कैसे समेटा, इस बुक में क्या रिप्लाई किया है इसका, बताइए। नीरज जी, मैं बताऊं, ये बुक जो है इसमें हर आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो हर कंसर्न है, मोटा मोटी मैंने ये देखा इस बुक में एड्रेस हो जाते हैं। आपने जो पर्टिकुलर पॉइंट उठाया, उसको भी अजय बॉस ने इसमें एड्रेस किया हुआ है। और कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स चलती है, लोग एक दूसरे को नीचे खींचते हैं। आपने काम किया, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। बॉस के सामने आपकी पूरी बदनामी करके कि यार मेरा प्रमोशन का तो मेरा हो जाए। ये सब पूरे सिनारियोस को अजय बॉस ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एंड देन ही कम्स बैक टू द सेम पॉइंट जो आपका हेडलाइन है। आप हेडलाइन को दोबारा पढ़िए, माय टूल्स टू सक्सेस। हम्म। एक इंटरेस्टिंग चीज अजय बॉस ने इसमें बुक में और लिखी है। बड़े घर का लड़का, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गया, एक्सेस है, पैसा है, हर चीज है, भाई उसके काम जल्दी हो जा रहे हैं। आपको सीईओ साहब नहीं बुला रहे क्योंकि वो जुगाड़ से आया हुआ लड़का, अप्रोच से आया हुआ है, उसके काम हो जा रहे हैं। अल्टीमेटली आपका कैलिबर, आपका हार्डवर्क, आपकी ह्यूमिलिटी, आपकी इंटेग्रिटी, दीज आर दिस पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। जो अप्रोच से आया है एक लेवल तक जाएगा नीरज जी, उस लेवल के बाद में आपके जो कोर फाउंडेशन है, जो आपके घर से बने हैं, जो आपके एजुकेशन से बने हैं, आप जो पेरेंट्स की जो वैल्यू मिली है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपका हार्ड वर्क है, आपका जज्बा है, आपका जो भूख है, हंगर टू डू मोर, लर्न मोर, बी क्यूरियस, दोज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी द फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस। तो एक तो ये वाला पॉइंट बोलता है। दूसरा, अजय बस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेंशन की थी, और वो एक चैप्टर है जो उसमें पर्पसली मेंशन करूंगा, पर्पस बियॉन्ड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट में तो आप हर समय खर्चते हैं कि भैया हमको ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए चाहिए। एक इन्होंने इंसिडेंट मेंशन किया हुआ है। एक बिटिया थी, लड़की थी, 4-5 किलोमीटर ट्रैवल वॉक करके जाती थी, क्योंकि जिस जगह जाती थी वहां पे टावर में सिग्नल मिलता था। वहां से मोबाइल के थ्रू वो पढ़ाई करती थी वहां पे बच्चे। ये नॉलेज में लाया गया क्योंकि पूरी साहब वहां से वो सीईओ होते थे। जब इनके नॉलेज में लाया गया तो ये खुद बिल्कुल, यानी आप ही ना कि बच्चे 4 किलोमीटर वॉक करके जा रहे पढ़ने के लिए। टावर लगाया, कनेक्टिविटी इम्प्रूव करवाई। वहाँ की 40 से 50 बच्चे ने चिट्ठी लिख के भेजा, थैंक यू लेटर गोरी से हम्म। साइन करके, कि आपके कारण हम अपने घर में रह के पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो हम पढ़ नहीं पाते थे, सोचिए एक टावर के कारण। नीरज जी, हम तो वाईफाई पे बैठे हैं, स्पेस एक्स की बात चल रही है, घर पे सेटेलाइट आ जाएगा।
आप सोचिए दूर दराज इंडिया में आज भी ऐसी जगह है जहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं होती थी। अभी तो लगता नहीं कि मुझे वो की है, लेकिन उस समय की बात थी। तो देखिए पर्पस बियॉन्ड प्रॉफिट। हम हर समय प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं और तो शुड भी। बट क्या कॉर्पोरेट ऐसा सोचते हैं ज्यादातर? इसमें लिविंग एग्जांपल सामने बैठे हैं। नहीं, लिविंग एग्जांपल तो है, लेकिन देखो, एक्सेप्शंस नेवर मेक रूल। इतना मेजॉरिटी में मेरे क्वेश्चन अजय सर से मैं पूछूंगा, सर क्या एम्प्लॉइज ज्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं या कॉर्पोरेट्स ज्यादा, क्या कहें, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या वो ज्यादा प्रॉफिट को भाव दे रहे हैं पर्पस के लिए? आपके हिसाब से क्या इस समय? देखिए ऐसा है, सब तरह के लोग होते हैं लाइफ में, मिलते हैं आपको। कॉर्पोरेट में भी ऐसा नहीं है कि सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक ही तरह से सोचता है, खाली प्रॉफिट के लिए सोचता है या पर्पस बियॉन्ड द प्रॉफिट सोचते हैं। माई ओन बिलीफ इज, एंड देर आर गुड कॉर्पोरेट्स हाउसेस, माई ओन बिलीफ इज, एंड टुडे व्हेन आई डू, मैं जब बोर्ड पे बैठता हूँ एज ए डायरेक्टर ऑन मेनी कंपनीज, मेरा एक ही फाउंडर्स के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ, अर्ली इन्वेस्टर्स के साथ एक ही उन मेरा वो होता है, व्यू होता है कि आर वी बिल्डिंग अ बिजनेस विच इज सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म। हम शॉर्ट टर्म की तो बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इस बिजनेस में को सपोर्ट करने के लिए, इसका अर्ली सक्सेस करने के लिए हमने शायद आईपीओ किया होगा, इन्वेस्टर्स लिए होंगे। वो जो इनविजिबल और जो बात नहीं कर सकते, जिनकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंचती है, वो वाले इन्वेस्टर्स का हम ध्यान रखेंगे। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका ध्यान रखेंगे, जो हमारे कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर्स हैं उनका ध्यान रखेंगे। अगर हम ये सारे ऐसे सेगमेंट्स को, जो हमारे इन्वेस्टर, छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे कंज्यूमर, उनका ध्यान रखेंगे, तो हम ज़रूर एक सस्टेनेबल बिज़नेस बनाएँगे। देखिए, बिज़नेस जो है, या तो आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे फ़ोकस कर लीजिए, या जैसे रजा ने बताया, आप बिज़नेस के पीछे एक मिशन ले आइए, पर्पज़ ले आइए कि आपने ये बिज़नेस कर क्यों रहे हैं? इसका मिशन क्या है? इसका पर्पज़ क्या है? जब मैंने टेलीकॉम जॉइन किया था, तो मेरे को इस पर्पज़ बहुत क्लियर आ गया था कि मैं, टेलीकॉम इज़ नॉट अ बिज़नेस फॉर प्रॉफिट ओनली, इट्स अ मर्सनरी बिज़नेस। आपकी टेलीकॉम की इंटेंसिटी से और टेलीकॉम की पेनिट्रेशन से इंडिया की जीडीपी इम्पैक्ट होती है। वर्ल्ड में ये प्रूवन फैक्ट है ना, कि कंट्रीज जीडीपी टेलीकॉम से पेनिट्रेशन, टेलीकॉम में जो डेटा हाईवे चल बन रही हैं, वो फिजिकल हाईवे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शायद। इनके ऊपर एजुकेशन चल रही है, इनके ऊपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, इनके ऊपर बिजनेसेस चल रहे हैं, इनके ऊपर द होल सोशल फ्रेमवर्क इज टुडे डिपेंडेंट ऑन द टेलीकॉम। वेरी ट्रू। तो आप इस टेलीकॉम को अगर इस मिशन के रूप में समझें, तो आपको मालूम पड़ता है कि आपको कारगिल में टावर क्यों लगाने चाहिए। अब हो सकता है वो टावर प्रॉफिटेबल इंडिविजुअली नहीं हो, या आपको लद्दाख लेह में जाके क्यों इंटेंस टेलीफोन का पेनिट्रेशन लगानी चाहिए। वो शायद हो सकता है कि वो इतने प्रॉफिटेबल नहीं हो जैसे दिल्ली के होंगे, या फिर राजस्थान में जैसे इन्होंने बताया, मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूँ, वो घर उनका बहुत दूर था, एक गाँव था छोटा सा, उस गाँव में शायद 70-80 मकान थे केवल। वो बेचारी पढ़ना चाहती थी, वो लाइट पोस्ट के नीचे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर आके पढ़ती थी, जहाँ नेटवर्क मिल जाता था, उसको इंटरनेट मिल जाता था। तो उसकी ज़िंदगी बदल गई शायद, और वो मेरे लिए वो सबसे बड़ी सक्सेस थी। उस क्वार्टर का प्रॉफ़िट मेरे लिए सक्सेस नहीं थी, उस साल का प्रॉफ़िट मेरे लिए सक्सेस नहीं थी, लेकिन ये चीज़ मेरे को आज भी याद है। मुझको उस साल का प्रॉफ़िट नहीं याद, उस साल की रेवेन्यू नहीं याद, लेकिन ये याद है। इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स हैं। मेरे को याद है कि हम जब क बॉर्डर्स में जाते थे इंडिया के, और वहाँ पर जब वे जवानों का देखते थे कि वो हमारे फ़ोन से, हमारे नेटवर्क से, अपनी वाइफ़ से, अपनी माँ से, अपने बाबा से बात कर सकते थे, और वो उनको कितनी खुशी देता था, वो बहुत, इट्स अ ग्रेट सैटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन। अब आप देखिए, जब इंडिया में कोविड आया, मैं एक छोटा-सा बताता हूँ। कोविड ने पूरी दुनिया को एकदम बदल दिया, एक नया नज़ारा दिखाया। राइट। पूरा इंडिया, हिंदुस्तान एकदम झटके से बंद हो गया, क्योंकि इट वाज अ नीड। तो गवर्नमेंट ने एक कॉल ली और सारा इंडिया को लॉकडाउन हो गया। अब जैसे ही इंडिया लॉकडाउन हुआ, हमारे जो नेटवर्क होते हैं वो रिक्वायर्ड डिमांड सप्लाई के बेसिस पे बनते हैं। तो हमारा नेटवर्क सारा कॉर्पोरेट एरियाज में बना हुआ था, जहाँ पर ऑफिसेज हैं, ऑफिस की कॉम्प्लेक्सेस हैं, बिल्डिंग है। और उसके बाद
मेट्रो सिटीज़ के लिए और लार्ज सिटीज़ के लिए बना हुआ था, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहाँ पर कवरेज कवरेज तो सब जगह देते हैं, लेकिन कैपेसिटी उसी हिसाब से डालते हैं हम लोग। अब जैसे ही ऑफिसेज़ बंद हुए, लोग अपने-अपने घरों में चले गए और वो घर किसी के तो सेम सिटी में थे, किसी के छोटे शहरों में थे, किसी के गाँव में भी थे। बहुत से लोग शहर छोटे शहरों में और गाँव में भी चले गए। वहाँ पर अब या तो नेटवर्क नहीं था या नेटवर्क था तो उसकी कैपेसिटी नहीं थी उतनी। अब सबको वीडियो कॉल्स करनी थी, सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसेस पे दिन भर रहना था। अब आप ये मानिए करोड़ों रुपए का, बिलियंस और डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पोरेट एरियाज़ में लगा हुआ था, बिज़नेस सेंटर्स में लगा हुआ था, वो एकदम यू फॉर द टाइम बीइंग वो इर्रेलेवेंट हो गया, उसका अंडर यूटिलाइज हो गया। लेकिन अब उन रूरल एरियाज़ में, सेमी अर्बन एरियाज़ में अगेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। इसका डिसीजन आसान नहीं था, लेकिन हमने आई मीन थैंक्स टू माय बोर्ड, थैंक्स टू आवर चेयरमैन सुनील, वी टुक अ क्विक डिसीजन एंड वी सेड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स इन्वेस्टमेंट हमने डिसाइड किया। और जब लोग कोविड से डर कर अपने घरों में थे, मेरे 30,000 इंजीनियर नेटवर्क बना रहे थे इन एरियाज में। और फिर लोगों को इंडिया में ब्रॉडबैंड नहीं था। आप लैंडलाइन जिसकी बात करते हैं ना, वाईफाई लैंडलाइन, वो नहीं था इंडिया में। खाली 20-22 मिलियन घरों में था, वो भी ज़्यादातर बीएसएनएल का था, प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं था। आ, हमने ओवरनाइट अब डिमांड बढ़ गई, सबको ब्रॉडबैंड चाहिए घरों में। हम 2 मिलियन कस्टमर घर थे ब्रॉडबैंड के, आज हम 14 मिलियन पे शायद बैठे हैं। वो कोविड के फेज़ में आया इतना ज़्यादा डिमांड, और वो सबको अब घर में जाकर ब्रॉडबैंड लगाना है। हम आप देखिए तो कोई डॉक्टर भी किसी के घर जाने में थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन हमारे इंजीनियर गए, वो कोविड यूनिफ़ॉर्म पहन के, वो जो मास्क वगैरह पहन के उन्होंने ब्रॉडबैंड लगाए, दिन-रात काम किया। तो 30,000 इंजीनियर ने जितना काम किया, मैं तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, और आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम, आवर सर्विस टीम, आवर सेल्स टीम, आवर इंजीनियर टीम्स, जिन्होंने नेटवर्क सडनली ओवर फ्यू वीक्स नेटवर्क को पूरा चेंज कर दिया, उसकी टोपोग्राफी चेंज कर दी और नेटवर्क की कैपेसिटी उन जगह पे दे दी जहाँ पहले कभी कैपेसिटी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। और फिर अब दूसरा जो कोविड का पहलू था कि सडनली लोग बीमार भी पड़ने लग पड़े। हमारे बच्चे जब जा रहे थे मार्केट्स में, थोड़ा एक्सपोज़ भी होते थे, तो थोड़ा बीमार भी पड़े। हमने एक डेली ट्रैकिंग प्रोसेस बनाया कि कितने लोग कोविड से इफ़ेक्टेड हैं, उनको क्या सहायता चाहिए। हज़ारों, हमारा नंबर जो था, हमारे 30,000 40,000 एम्प्लॉइज़ और सब रिसोर्सेज़ होते थे। हज़ारों लोग बीमार थे, हज़ारों लोग इम्पैक्टेड थे। अब उनकी देखभाल कर, उनके लिए मेडिसिन पहुँचाना, आपको मालूम है कैसे इंडिया में शॉर्टेज हुई, सब कुछ हुआ, मेडिसिन की, ऑक्सीजन की, जो भी था। लेकिन उसको डील करना बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसे-ऐसे केसेज़ आए जहाँ पर हमको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, तो हमको जयपुर भेजना पड़ रहा है, वाइफ़ को जयपुर भेजना पड़ रहा है, हस्बैंड को चंडीगढ़ भेजना पड़ रहा है। किसी को गुड़गाँव में हॉस्पिटल दिलवाया जा रहा है, किसी को मोहाली में दिलवाया जा रहा है, दिल्ली से भेज रहे हैं। तो ये सब उस वक़्त प्रॉफ़िट नहीं दिख रहा था, उस वक़्त उस महीने का प्रॉफ़िट बिज़नेस नहीं दिख रहा था। उस वक़्त ये दिख रहा था कि हम अपने आदमियों को किस तरह से वापस ले आएँ ठीक-ठाक हालत में। तो वो मिशन ये बन गया। इंटरेस्टिंग बात आपने कही। ये चूँकि ये मैंने इसको फेस किया है और मैं मुंबई में था और अकेले था मैं, कि मेरे साथ कोई था भी नहीं। तो आपने बड़ी सही बात कही कि उस समय टेलीकॉम कंपनी ने बहुत काम किया था। मैं उस समय घर से शो करता था, लाइव शो, 1 घंटे का डिबेट शो, और मेरे पास वाईफ़ाई नहीं था। तो मैं अपने हॉटस्पॉट से जोड़ के, कैमरा जोड़ के मैं शो कर लेता था, और वो इतनी अच्छी-सी कनेक्टिविटी थी, वो कभी ड्रॉप नहीं हुआ। मैं खुद आश्चर्यचकित था कि एक लाइव 1 घंटे का वीडियो शो आप हॉटस्पॉट पे कर पा रहे हैं, ये अपने आप में कमाल था मेरे लिए। जी, फिर जैसे ही फर्स्ट राउंड का कोविड खत्म हुआ, मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा, "हाँ, वाईफ़ाई तो लगा देंगे, मेरे पास राउटर नहीं है, मार्केट में मिल ही नहीं रहा कहीं पे। है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ?" मैंने कहा, "भाई कुछ भी करके करो यार, मेरी ज़िंदगी बचाओ आप।" तो पता नहीं कहाँ से फिर वो ढूँढ-ढाँढ के एक राउटर लाके उसने बीच कोविड में जुलाई में मेरे घर में लगाया। तो इसको तो मैं मानता हूँ कि उस समय टेलीकॉम कंपनीज़ ने ज़बरदस्त काम किया, और उसकी वजह से देश चल पाया था। थैंक्स इसके लिए सारी कंपनीज़ को। इसी से मेरे मन में एक सवाल भी उठता है बार-बार, जो रोज़ा हम लोग अगले चैप्टर में जाएँगे, आपसे पहले पूछता हूँ, फिर अजय सर के पास जाएँगे। 2 सवाल हैं जो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। एक जनरल परसेप्शन हमारा जो कॉर्पोरेट के बारे में है, पब्लिक का, लोगों का, कि यार कॉर्पोरेट ना सिर्फ़ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। तो अभी हम लोग उसका एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, कोविड टाइम में कैसे उन्होंने मेहनत की। बहुत सारी कंपनीज़ ने, इवन रिलायंस ने भी डेली ट्रैकिंग कर रखी थी कि कोई आदमी बीमार पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। चूँकि मैं उसका एम्प्लॉयी था, तो मुझे पता था, डेली सुबह फ़ोन भी आता था एचआर वाले का कि ठीक हो कि नहीं हो।
तो हम लोग कई बार इरिटेट हो जाते थे, कह रहे यार रोज फोन क्यों कर रहे हो यार, बीमार हो तो बता ही देंगे हम तुम्हें। लेकिन वो लोग करते थे, तो काम किया उन्होंने। लेकिन अभी भी जनरल परसेप्शन हम लोग देखते हैं तो उनको माना जाता है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते ही करते हैं। दूसरा एक नया सेगमेंट जो स्टार्टअप का जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी एक जनरल राय ये बनती जा रही है कि वो लोग अब सिर्फ वैल्यूएशन के लिए काम करना चाहते हैं, कोर काम कम कर रहे हैं। इन दोनों का क्या इसमें जवाब है रजा, पहले आप बताओ। नीरज जी देखिए, दोनों चीजें सही भी हैं और गलत भी हैं। अब देखिए मैं इसको रिलेट करूंगा। देखिए एक चैप्टर है जो जो उसमें अजय जी ने मेंशन किया हुआ है, डिस्टर्ब टू ड्राइव। एग्जैक्टली इस चैप्टर पे मैं आ रहा था। ही इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रप्शन फॉर ग्रोथ। अच्छी लाइफ चल रही थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम किए थे, पहले एक चांस में काम करते थे, उसके बाद आई थिंक कारगिल में गए थे, फूड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कंपनी। उसके बाद भारतीय में आए। जहां जहां उनको लगा कि मेरी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो रही है, ये सेड कि ना डिस्ट्रप्शन करना फॉर ग्रोथ। एंड ही इज, आप याद रखिए कि वो जूनियर अजय को बता रहे हैं सीनियर अजय, यार तुमको डिस्ट्रप्शन करना पड़ेगा। जहां कंफर्टेबल हुए यानी ग्रोथ खत्म हो जाएगी तुम्हारी। सो पर्पस बियॉन्ड प्रॉफिट, बट डिस्ट्रप्शन तो करना पड़ेगा। To grow in life, you'll have to keep on doing different things because it will keep on giving learnings and experiences. मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ, पढ़ करके बताता हूँ। ओडिशा में बहुत लो मार्केट शेयर चलता था एयरटेल का। इन 2 years टाइम 48% मार्केट शेयर। जय जी। कलकत्ता में 13% मार्केट शेयर। फ्यू ईयर्स 30% मार्केट शेयर। फोकस ऑन एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस। डीटीएच बिजनेस हमारा बिल्कुल, हम बहुत लेट एंट्रेंट थे एयरटेल में। हम एयरटेल में अजय बॉस को ऑफर मिल रहे थे दूसरे फंक्शन में जाने के लिए। उन्होंने बोला नहीं, मुझे इस फंक्शन का इंचार्ज बनाओ। ही वाज मेड द डीटीएच बिजनेस सीईओ। 25% मार्केट शेयर 3 साल की ऑपरेशन में। सो बाय लिविंग दोज एग्जांपल्स ही हैज कम्युनिकेटेड टू यंग अजय, भाई तुमको क्यूरियस रहना पड़ेगा, हंग्री रहना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू नो फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, quality of work. And again, we are coming back to those foundations: humility, hard work, compassion, purity. How these things help you. Coming back to your question, नीरज जी, दोनों साइड का देखिए, स्टार्टअप्स हैं वो डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। It may not be because their most of the companies are loss making, so they will not be able to do good social or philanthropy work. But the work that they are doing itself is helping the society. So therefore, in a way, अब जैसे कल वो आ रहा था, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, वो जो हमारी जो रॉकेट लॉन्च वाली कंपनी स्काई रूट, सर। अब आप ये बताइए कि इसने तो काम किया है। आप बोलेंगे इसके प्रमोटर ने मोटे पैसे बना लिए, बिलियनर बन गए होंगे, अब तो यूनिकॉर्न बन गया। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने देश में कितना बड़ा काम किया है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यूएस के हैं, वो रॉकेट पे रॉकेट फोड़ते हैं, फूटते जाते हैं रॉकेट। इन्होंने एक भेजा और सक्सेसफुल किया है, वो भी इंडिया का, जिनको जहाँ के टेक्नोलॉजी की उतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है और कैपिटल उतना ज्यादा नहीं है जो यूएस में है। आप इस एग्जांपल देखिए। So startups and these all companies, they are also contributing their way. हम्म। तो अजय सर, आप तो क्यूरेट कर रहे हैं, उनको बहुत गाइड करते हैं, और एक सीनियर अजय और एक जूनियर अजय, दोनों रोल आप एक साथ प्ले कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि जो हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया है, स्काई रूट इज अ रियली सक्सेसफुल स्टोरी, और हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। फर्स्ट टाइम आप इलान मस्क की बात कर रहे हैं, स्पेसएक्स ने थर्ड या फोर्थ टाइम में किया था, और तब उनकी कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई थी कि अब बंद ही कर देते, नहीं कर पाएंगे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं करो करो, कुछ कुछ लोगों ने फंडिंग की, और फोर्थ टाइम में उन्होंने सक्सेसफुल किया स्पेसएक्स को। और फिर इतनी सक्सेस मिली कि अब मिनिमम या मैक्सिमम पेलोड मिनिमम कॉस्ट पे ले जा रहा है। लेकिन क्या हम लोगों के जो स्टार्टअप, आप चूंकि पूरी दुनिया देख रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे स्पेस में क्या उतनी मन से, उतने लगन से और उतना ओरिजिनल काम हो रहा है क्या? जैसे स्काईरूट सक्सेसफुल स्टोरी है, लेकिन 20 years बिहाइंड है ये काम चाइना में, और स्पेसएक्स ने 20 साल पहले किया था। हम 20 साल बाद वो सक्सेस ले पा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, इकोसिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या है? सीनियर अजय को एक जूनियर अजय को एडवाइस करना कैसे करेंगे? नो आई थिंक देखिए नीरज जी, इसमें कई फैक्टर आपने बीच पे ले आए। आपने बात की है कई चीज़ों की।
लेकिन एक तो बहुत ज़रूरी है कि हर बिज़नेस के लिए हमको ये ढूँढना होगा कि मेरा पर्पस क्या है? What is the purpose? And making money cannot be the only purpose for a business. अगर केवल मेकिंग मनी इज द ओनली पर्पस देन बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल, हो सकता है कि बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसको ना तो याद रखा जाएगा, ना उसका इट नॉट बिकम मेमोरेबल, इट नॉट बी अ समथिंग दैट लोग बात करेंगे जिसके बारे में। तो एक पर्पस जरूर होना चाहिए। अब आप कई ऐसे स्टार्टअप हैं हमारे स्पेस में जो देखिए जो बहुत पर्पसफुल स्पेसेस में जा रहे हैं, नई जगह पे जा रहे हैं, नए एरिया में जा रहे हैं, नए डोमेन्स को ढूंढ रहे हैं, whether it is technology domain, whether it is data mining, whether it is servicing, even e-com platform, quick commerce platforms are doing a service in a way. But I I think आप जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जरूरी ये है कि प्रमोटर को, फाउंडर को, जो अर्ली इन्वेस्टर है उनको एक ये देखना है कि इसको हमने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल किस तरह से बनाना है, और इसके चलते हम जो इनविजिबल फोर्सेस हैं, इनविजिबल फोर्सेस, स्मॉल इन्वेस्टर, आईपीओ तो कर लिया, बहुत जल्दी से आईपीओ कर लिया क्योंकि हमको एग्जिट मारना है, एग्जिट करना है इन्वेस्टर को, अर्ली इन्वेस्टर को। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रमोटर की, फाउंडर की। अगर आपने इन्वेस्ट आईपीओ किया है तो जो इनविजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप? आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो डेली गिग वर्कर्स हैं जो ई कॉमर्स में, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? क्या उनको केवल 14 घंटे भगाना है कि उनके उनकी लाइफ का प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी, वो सब भी आप ध्यान रख रहे हैं? जो आपके कस्टमर है उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप उनको गलत माल तो नहीं दे रहे, पुराना माल पे स्टिकर बदल के नया तो नहीं कर रहे, वो सब तो नहीं कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बनाएं। प्रॉफिट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ इट, इट कैन नॉट बी द ओनली पर्पज ऑफ इट। प्रॉफिट्स विल हैपन अगर आपकी इंटेंट ठीक है, आपका आइडिया ठीक है, आप उस मार्केट में जा रहे हैं जहाँ स्कोप है और आपके पास डिफरेंशिएटर है, क्योंकि आपका रीजन टू सक्सेस मस्ट बी देयर। आप यू मस्ट हैव अ रीजन टू सक्सीड। और अगर ये दोनों ठीक है और उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन ठीक है, बिल्कुल आपने यू बिल्ड एंड इन इसमें मैं एक ये लेकर आऊँगा कि कई बार प्रमोटर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे आइडिएशन पे होते हैं, आइडिया बहुत अच्छे होते हैं, अर्ली स्टेज को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, क्योंकि उनको हाउ टू गेट मनी, हाउ टू गेट इन्वेस्टर्स बैकिंग, हाउ टू इनिशिएट द प्रोसेस, हाउ टू बिल्ड द अर्ली प्रोजेक्ट, अर्ली इनिशिएटिव्स, वो आते हैं। लेकिन जब उस बिजनेस को चलाना होता है, जब उसको स्केल लेके जाना होता है, तब एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कई प्रमोटर प्रोफेशनली एक ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, और हो सकता है कुछ प्रमोटर ऐसे हो जो बहुत अभी तक उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स, स्किल सेट मैटर्स। तो हमारे जो चेयरमैन थे सुनील जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बात कही थी, हमेशा कहते हैं, वो अभी भी कहते हैं बिजनेस की स्टेज होती है, एक होती है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर स्टेज। जब एंटरप्रेन्योर ही बात सोचता है, एंटरप्रेन्योर ही बिजनेस बनाता है। फिर एक स्टेज आती है एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल स्टेज। जब एंटरप्रेन्योर सोचता है और मैनेज करता है बैलेंस शीट्स वगैरह को, सारे फाइनेंसिंग को, फंडिंग को, और प्रोफेशनल बिजनेस को स्केल कराते हैं, और ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर एक स्टेज आती है जब ये रिवर्स हो जाता है, इंस्टेड ऑफ एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल इट बिकम्स प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। Professional becomes the driving force, and entrepreneur takes a slight backseat and says, "Okay, I will guard you." Like Sunil said when we went through the third battle of the telecom, uh, 2016, uh, the only message Sunil had to give it to us, saying, "You guys, आप ये बताइए, आप ये खाली अपना मार्केट शेयर, अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट कीजिए। डोंट वरी फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट हिट करेगा क्योंकि एक कम्पिटिटिव सिनारियो इमर्ज हो रहा है। डोंट वरी फॉर बैलेंस शीट, आई विल प्रोटेक्ट दैट, आई विल मैनेज दैट। आप अपना बिजनेस चलाओ, आप अपने बिजनेस पे ध्यान रखो, नेटवर्क की क्वालिटी ठीक रखो, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस ठीक रखो, और सर्विसेज ठीक रखो। तो प्रोफेशनली लेड, एंटरप्रेन्योरियली सपोर्टेड, थर्ड स्टेज। एंड द फोर्थ स्टेज पॉसिबली इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, आई पर्सनली बिलीव वी शुड नेवर गो देयर। इनफैक्ट द फोर्थ स्टेज शुड नेवर कम। इनफैक्ट हमारा एंडेवर होना चाहिए कि सारे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर की तरह बात करने लग पड़े।
My biggest philosophy in one chapter I've written about the scaling the souls. It's a chapter on scaling the souls. वहाँ पर मेरा यही बोलना है कि किस ढंग से प्रोफेशनल्स को एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, ताकि हर लोग आदमी, हर एम्प्लॉयी, आपके 30,000 एम्प्लॉयी ये सोचना चाहिए कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। और जब वो ये सोचेगा तब वो मंडे को काम करने आएगा अच्छे से। तब वो ही विल बी एक्साइटेड अबाउट द मंडे मॉर्निंग। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक it's a I think all startup businesses, all the new enterprises, they are on the right course. They're doing the right things. They need to just make sure that a few principles are not forgotten and they are followed. वेरी परफेक्ट। ऐसे बहुत मजा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि आज मेरे मन में जितने सवाल है ना, अजय सर खुद ही उसका क्यों मुझे दे रहे हैं। अभी जो बात इन्होंने कही कि सारे एम्प्लॉइज को एंटरप्रेन्योर तो सोचना चाहिए, इससे मेरे मन में एक सवाल आया। लेकिन वो सवाल में बात पूछूं, पहले मैं रजा के पास जाऊंगा। रजा, हमको ये बताइए कि अब हम लोग चूंकि क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 3 बड़ी चीजें आपने क्या इस किताब में देखी जो बड़ी लर्निंग की? अलग-अलग चैप्टर्स हम लोग देख ही रहे हैं लगातार, कि जैसे एक नॉर्थ स्टार आया, इसके आगे के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयर, एचआर, एम्बिशंस, इन सब को समेटते हुए और बताइए जो लेटर्स जो लिखे हैं सीनियर अजय ने, जूनियर अजय को जो लेटर लिखे हैं। नीरज जी 2-3 इसमें मैं पॉइंट आउट करूँगा, जो मेरे दिल के करीब है। बड़े इमोशनल पॉइंट, बड़े अच्छे पॉइंट थे। थोड़े स्पिरिचुअल हो जाते हैं, लेकिन दीज़ आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम यंग होते हैं, इन सब चीज़ों को सोचते नहीं हैं। एक चैप्टर है व्हिच इज़ द पॉइज़न ऑफ फॉरगिवनेस, अनफॉरगिवनेस। यानी अनफॉरगिवनेस इज़ पॉइज़न। फॉरगिव आपने कर दिया, आपके दिल में मलाल नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको बताया था कि कॉर्पोरेट में क्या होता है कि आपका क्रेडिट किसी और ने ले लिया, आपके अगेंस्ट में विचिंग कर ली, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दी, अपना प्रमोशन ले लिया। अब क्या होगा, आप हर्ट होगे, आपके अंदर गुस्सा होगा, पॉइज़न होगा। इसमें अजय जी ने, सीनियर अजय ने जूनियर अजय को बोला कि पॉइज़न ऑफ अनफॉरगिवनेस को अपने अंदर मत रखना। पॉइज़न अपने अंदर रखोगे तो आपका आपके लिए खराब होगा ना, भूल जाओ। हमारे यहाँ पे नीरज जी क्या एक एक जो एक सेइंग है, क्या सेइंग है? नेकी कर दरिया में डाल। एग्ज़ैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन्स। यार दिल में मत रखो, कोई मलाल है तो रहने दो। क्यों? जो चीटिंग कर रहा है, आज नहीं तो कल एक्सपोज़ हो जाएगा। और आप जो मेहनत कर रहे हो बेस्ड ऑन योर फाउंडेशन, इंटेग्रिटी, गुड वर्क, हार्ड वर्क, ह्यूमिलिटी, कंपैशन, स्पिरिचुअलिटी, थैंकिंग गॉड, शुक्रान जो उन्होंने बोला है, हम्म, दोज़ विल कीप यू इन गुड स्टेट। ओके। This is one very interesting thing that I learned from the book. Second was wisdom from the mistakes. हम्म, बिलियन डॉलर कैंपेन। बॉस की एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अजय बॉस की बता रहा हूँ। सक्सेसफुल होंगे, पता है अपने को, हम तो जानते हैं अच्छे से ये काम होगा। जबरदस्त कैंपेन, जबरदस्त मार्केटिंग, सब चीज भाई कंज्यूमर को पसंद नहीं आया, बिकॉज आपने कुछ गैप रह गए थे, कुछ लेकुना रह गया था। Then they went back, the team went back, led by him, the team went back and said, "Hey boss, there is a problem, we need to fix these problems." And then they became successful. So आप ये मत सोचिए कि आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, नए सीईओ पे लेवल पे हुए हो और मुझे सब आता है। नो, इसमें नीरज जी आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लोनलीनेस एट द टॉप। हम लोग क्या बोलते हैं, जो सीईओ जो टॉप पे गया, ऊपर गया, यार लोनली, इट्स लोनली एट द टॉप। अजय बॉस ने बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पिरिचुअल चीज ली थी। बोली लोनलीनेस रखना या ना रखना ये आपके हाथ में है। आप ऊपर जाते हैं तो आप अपने आप को लोनली बनाते हो, लेकिन अपने ग्रुप के साथ में मिल के काम करिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उनके स्पेशल ओकेजन्स में उनके साथ में शरीक होइए, उनके फंक्शन में जाइए, उनके साथ मिक्सअप होइए, उनकी फैमिली फंक्शन में जाइए। वहाँ लोनलीनेस का टॉप है। लोनलीनेस आपने बनाया है। राइट। धीरज जी बहुत सारे लॉट ऑफ जेम्स आर देयर इन द बुक, which is a must read for the people who are starting their career in the corporate life, especially सबके लिए बुक है, लेकिन स्पेशली दोज आर पीपल दोज आर स्टार्टिंग देयर करियर इन द कॉर्पोरेट लाइफ। ओके, अब एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था मेरे दिमाग में आया, वो अजय सर ने क्यों दिया था मुझे। तो वो क्वेश्चन ये है सर, क्या ये सच है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद कॉर्पोरेट ऑफिस में एक एम्प्लॉय के टैलेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, फिर उसके
इस बात की वैल्यू की जाती है कि आप अपने बॉसेस के कितने कॉन्फिडेंट हैं। यानी आप मेहनत करके आप पहुंच गए, क्या बोलूं, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच गए, लेकिन एमडी, सीईओ, डायरेक्टर या सीएफओ बनने के लिए आपको बॉस का बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद होना चाहिए। वहां पे आपका टैलेंट काम नहीं आता। क्या ये सच है? इसको और मैंने रफ लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूँ कि बॉस के चमचे बनने पर ही प्रमोशन मिलेगा। मैं बहुत ही पॉलिश्ड लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि टैलेंट एक एक लेवल तक काम आता है, उसके बाद टैलेंट काम नहीं आता। इज इट ट्रू? नीरज जी, मेरा ये मानना है कि आपका जो टैलेंट है वो आपका एसेट है और वो हर जगह आपकी सपोर्ट करता है। अब हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट थोड़ा सा पॉइजनस हो, एनवायरनमेंट थोड़ा सा मिसअलाइंड हो आप जैसे रजा ने बताया और मेरे चैप्टर में भी मैंने लिखा है, हो सकता है कि ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। मेरा ये मानना है कि आप अगर आपको ये मान के चलना चाहिए कि यू आर हेयर, आप यहाँ पर आए हैं एक पर्पस के लिए, एक कॉज के लिए। आप किसी इंडिविजुअल को सर्व नहीं कर रहे हैं, आप कॉज सर्व कर रहे हैं। और आपका एक ये मुहिम होना चाहिए कि मैं कॉज सर्व कर रहा हूँ और उसमें आप पूरा सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी, पैशन के साथ लगे रहिए। लोग गलत करेंगे आपके साथ, होगा। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक छोटी सी रियलिटी है कि थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स या जो भी बोलिए, गॉसिप, पॉलिटिक्स, कॉरिडोर गेम्स, वो खेले जाते हैं। लेकिन आपको उसको, अगर आप उसको अपने दिल में लगा के रखेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि फिर आप पॉजिटिवली इंक्लाइन नहीं होंगे, आप नेगेटिवली इंक्लाइंड हो जाएंगे और आपके सोच बदल जाएगी। या तो आप ऐसा कीजिए कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है तो बदल लीजिए, बदलिए। change your course, change the course and you know get to a new course. There are enough and more courses in life to get out. लेकिन अगर जब आपने वो मन बना लिया कि मेरे को इस कॉज में प्यार है, ये कॉज में मैंने लगे रहना है, ये कॉज मैंने फुलफिल करनी है, तो फिर आप चिंता नहीं करिए। दो चीजें हैं, देखिए। एक तो आपको जैसे बोलते हैं ना, कर्मा, तो आपको कर्मा करने, फल तो ऊपर वाला देगा, ये मान के चलिए। दूसरा, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब इंटेलिजेंट हैं, वो सब समझते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो लोग थोड़ा गलत कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो एस्केप कर जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है, एक्सपोज हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, आप अपने कोर्स पे रहिए। जो गलत कर रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और आप, इट मे टेक यू लॉन्गर, थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा लगे टाइम, लेकिन फाइनली रिजल्ट्स विल कम। एंड एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द राइट कर्मा, इनफैक्ट आई एम ब्रिंगिंग अ लिटिल बिट ऑफ माई स्पिरिचुअल लर्निंग हियर। इफ माई गुरु यूज्ड टू से, तू बंदा बन के रह, ट्रू। इन द सेंस आदमी बन जाओ। मैं फिर से खाली एक ही चीज़ माँग रहा हूँ कि आदमी बन जा। और दूसरा उन्होंने कहा, तू अपनी ज़िंदगी की लगाम मेरे हाथों में सौंप दे और मैं तेरा घोड़ा हाँकूँगा। क्या बात। ठीक है? आप ये मत मान के चलिए कि मैं ही ड्राइविंग सीट पे हमेशा रहूँगा। मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं, कई बार मैं गुरु को, भगवान को पीछे नहीं बैठाऊँगा, राइडर सीट पे नहीं बैठाऊँगा। कई बार उनको भी मेरे को हाथ में ड्राइविंग सीट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का घोड़ा लगाम हाँक रहा है। तीसरा उन्होंने कहा, उन्होंने एक मंत्र दिया, बोला एबीसी, नो एबीसी। ए इज फॉर एरोगेंस, जीरो एरोगेंस। आप में जीरो एरोगेंस होनी चाहिए। मैं जो होता है ना वर्ड मैं, उसको भूल जाइए। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, वो भूल जाइए। दूसरा, नो ब्लेमिंग। कभी किसी को ब्लेम मत कीजिए, कभी किसी सर्कमस्टांस को ब्लेम मत कीजिए। वो एक आपका पार्ट ऑफ योर, आपका डिवाइन प्रोसेस है कि आपको वो उस जर्नी से गुजरना पड़ेगा। वैसे लोग रास्ते में मिलेंगे, लेकिन आप उनको ब्लेम नहीं कीजिए। आप अलग हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए। और तीसरा, नेवर कंप्लेन। कभी ज़िंदगी के में कंप्लेन मत कीजिए या किसी की बुराई मत कीजिए। किसी का अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़ दीजिए, लेकिन अगर उसको, किसी को डाँटिए मत। तो नो एरोगेंस, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग। आदमी बन जाओ, इंसान बन के रहो। वंड छको, गुरु नानक देव ने कहा है, वंड छको। बाँट के खाइए जो आपके पास है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, भगवान ने आपको कैरियर दिया है, भगवान ने आपको ओहदा ओहदा दिया है, थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए हैं, थोड़ा बहुत शेयर कीजिए।
नई जनरेशन को बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, जो जो इतने फॉर्चुनेट नहीं है उनके साथ शेयर कीजिए। तो ये थोड़े से प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि लाइफ केवल मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है। मैंने एक और लिखा है अपनी किताब में, टाइटल्स आर योर, दे आर नॉट योर एसेट्स, टाइटल्स आर रेंटेड, दे कम एंड गो। जिस दिन आप उस ओहदे से निकल के दूसरे बिजनेस में चले जाएंगे, दूसरी नौकरी में चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, वो टाइटल चला जाएगा। आपके साथ जो रहेगा वो आपका करेक्टर है, आपके साथ जो रहेगा वो आपका एक्सपीरियंस है। सो करेक्टर एंड एक्सपीरियंसेस आर योर एसेट्स, titles are rented. True. So don't chase titles, don't chase material wealth only, chase happiness in your life. इसमें मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ, क्योंकि हम तीनों ने 25-30 साल कॉर्पोरेट में काम किया है। दो तरह के लोग आपको ऑफिस में मिलेंगे एम्प्लॉय में। एक जो इस सब खेल में लगे रहते, पॉलिटिक्स में इधर उधर करना, बॉस को देख के एकदम से एक्टिव हो जाए, जब बॉस चला जाए तो एकदम कॉफी पीते रहो। हर ऑफिस में होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है जो बहुत जेन्युइनली बहुत मेहनत से काम करते रहता है। मैंने देखा इन दोनों में बॉस ना दोनों को लाइक करता है। एक तो हर आदमी की आदत होती है, यार मेरा ये सर कोई कर रहा तो मुझे अच्छा लगेगा। एक होता है उनको लगता है कंपनी में तो चलानी है, खाली ये सर से थोड़ी कंपनी चलेगी। तो तो वो भी चाहिए मेरे को, जो मेरी सुनता नहीं, मुझे देख के इग्नोर मारता है, लेकिन काम तो वही करता है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप मेहनत से काम कर रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं इसका एक बहुत ही अनरिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। एक सीरीज आई थी अभी तेलगी के ऊपर, आप लोग देखिएगा उसको। उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर जिसने तेलगी का रोल किया है, वो नेगेटिव कैरेक्टर, घोटाले पे बनी हुई सीरीज। लेकिन उस कैरेक्टर को आप देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे कि उस बंदे को गुस्सा आता ही नहीं है। उसके चोरी करने के हर आइडिया को कोई ना कोई गिराने की कोशिश करता है। उसका दोस्त गिरा देता है, उसके घर वाले, कि यार ये बकवास, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो हार नहीं मानता, नेवर गिव अप। और गुस्से का एक वर्ड उसके मुंह से नहीं निकलता है। तो आपने जब ये एबीसी बताया ना, मुझे वो तुरंत याद आया कि उस पूरी सीरीज में मुझे लगा यार ये इतना नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन इससे आप सीखो कि उसको गुस्सा ही नहीं आता है, और वो लगा हुआ, और इसलिए इतना बड़ा स्कैम कर दिया। वो नेगेटिव था, लेकिन वो सक्सेस देखिए आप कितनी बड़ी उसकी मिली, उसने वो आखिर में कर ही दिया। मशीन चोरी कर लाया मिनट से। तो मतलब पॉइंट ये है कि इफ यू आर वर्किंग हार्ड और मेहनत लगन से काम कर रहे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको जरूरत नहीं चापलूसी करने की। तो ये भी एक बड़ी इसकी लर्निंग है। तो बिफोर एंडिंग सर, चूंकि हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी की, एक एक छोटे छोटे एक एक लाइन आप लोग दोनों लोगों में बताइए। रजा पहले आप, फिर अजय सर, फिर इसको हम लोग क्लोज करेंगे शो। क्या लर्निंग नीरज है पूरी? नीरज जी, एक एक लाइन में पूरा क्या पूरा बुक कवर हो जाएगा, ये बुक कवर हो जाएगी पूरी। इसमें सीनियर अजय ने जूनियर अजय को बताया है, और लेसन जो बताया वो बोला कि व्हाट इज सक्सेस। हम लोग सक्सेस की बात करते हैं ना, सबको सक्सेस चाहिए। हाँ, ये दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सक्सेस के पीछे। वर्सेस लेगेसी, सक्सेस इज व्हाट यू टेक। लगे हुए हो ना, मेहनत कर रहे हो, काम करते हो, 24 घंटे कर रही है, कर रही है, वो सक्सेस। व्हाट यू आर टेकिंग, दैट इज सक्सेस। लेगेसी क्या है? व्हाट यू आर लीविंग बिहाइंड। व्हाट यू आर लिविंग। ट्रू। सो इसमें देखिए कितनी वजन वाली चीज इसकी लिखी हुई है, ये भाई व्हाट यू आर टेकिंग एंड व्हाट यू आर लीविंग बिहाइंड। व्हाट यू आर लीविंग बिहाइंड इज व्हाट पीपल विल रिमेंबर, एंड दैट इज द लेगेसी, एंड दैट इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। नीरज जी, जो राजा महाराजा पहले जीत के आते थे लड़ाई से, महल बनाते थे, स्तंभ बनवाते थे, क्यों बनवाते थे? इसलिए बनवाते थे मेरी लेगेसी रहे, लोग मेरे को याद करें, मेरे सक्सेस को याद करें, मेरी लेगेसी याद करें। वेरी ट्रू। तो अरे सब बड़ा मुझे जगह पसंद किया। आपकी फाइनल कमेंट, और चूंकि अब आपने किताब लिखी है, तो उससे हो सकता है किताब लिखने के बाद भी आपने कुछ एक आध पॉइंट और सोचा हो, वो बताइए, फिर हम लोग क्लोज करें। फर्स्ट, पहली बात तो नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रजा का क्योंकि उसने पूरी बुक पढ़ी उन्होंने और उसका रिव्यू किया आपके साथ, और आपका क्योंकि आपने मेरे को उस प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी दी। मेरे एक चीज़ जो हम शायद कवर नहीं कर पाए बुक की, वो ये है कि मेरा एक ये बिलीफ है बहुत बड़ा, बिल्ड पीपल बिफोर यू बिल्ड बिजनेसेस। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास लोगों को ध्यान रखिए, लोगों को बनाइए। मेरे को आज सबसे बड़ा जो सक्सेस है वो ये नहीं है कि मैं सीईओ बन गया, बट ये है कि मेरे शायद 10 15 20 लोग सीईओ हैं करेक्ट। जो मेरे साथ काम करते थे।
So build legacy, what Raja just brought in. Build legacy of people. Build legacy of happiness around you. Families happiness. आपने हजारों families को, लोग आज मेरे को ज़्यादा लोग याद रखते हैं जब मैं काम करता था। आज मेरे को शायद 3, 4, 5,000 लोग मेरे को ग्रीट करते हैं किसी ओकेजन पे या किसी चीज़ पे। ये जो बुक को उन्होंने इतना सम्मान दिया है, इतना दिया है, क्योंकि आई थिंक दे वैल्यू रिलेशनशिप, दे वैल्यू ह्यूमन कनेक्ट, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन रिस्पेक्ट. So that is my legacy. That is what I think I have earned. My titles, my career is all God's gift. And second thing I believe is combination of attitude and gratitude is a deadly sauce. आपका एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिवली इंक्लाइंड, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, पैशन, कमिटमेंट, द ट्रिनिटी ऑफ काम, करेज एंड कन्विक्शन, राइट, ऑल दैट. एंड आपको एक ग्रेटिट्यूड जरूर होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिले या ना मिले या देर से मिले, वो उसकी उसकी मर्जी है, उसकी रजा में जीना सीख लो. और जब आप उसकी रजा में जीना सीख लेंगे तो आप खुश रहेंगे, लाइफ बहुत फुलफिल्ड रहेगी, लाइफ हैप्पी रहेगी, रादर चेजिंग द टाइटल्स एंड चेजिंग द मटेरियल वेल्थ. सो आई वुड से माय रिक्वेस्ट टू द यंगर जनरेशन इज चेज हैप्पीनेस, नॉट टाइटल्स. बिल्कुल सही बात कही. चेज Titles is और टाइटल्स, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त नहीं वो आपका है ही नहीं, तो क्या करोगे आप. थैंक यू सो मच सर. और रजा भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार किताब. अ, हम लोगों ने चूंकि वो जर्नी की है और आज किसी को आप ये बताओगे तो शायद यंगस्टर जेनजी जो आजकल है उनको एक्सेप्ट करने में लगता है कि नहीं नहीं यार मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, लेकिन जब आप 30 साल बाद आओगे तो आपको लगेगा नहीं यार वही बात सही थी. ये इतनी बड़ी लर्निंग है, हजारों साल से आ रही है, और 30 साल की लर्निंग आपको 1 घंटे मिल रही है. तो इसलिए किताबें पढ़ना चाहिए. टीएनएस लाइब्रेरी शो बनाए इसलिए हमने कि लोग सीखें, और अगर आपके जीवन में कोई पॉजिटिव हम लोग चेंज कर पाएँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी. यही मेरे लिए इसका टाइटल है कि मुझे मिला क्या इस शो को बना के, कि आप कुछ सीख सकें उससे. और लाइफ में सही बात है कि हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट. पैसा तो आता जाता रहता है, पैसा किसी के पास नहीं रह गया तो आपके पास क्यों रहेगा. तो खुशी ढूंढिए, एंजॉय करिए लाइफ को, और मेहनत के साथ लगे रहिए, क्योंकि मैं शाहरुख खान को भी सही मानता हूँ और मैं अजय सर को भी सही मानता हूँ कि मेहनत करिए 100% और फिर एंजॉय करिए. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. और कोई नई किताब आप लिखिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू नीरज जी, थैंक यू रजा. थैंक्स.